आज की केस फाइल हमें बताती है कि जो हमें दिख रहा है वही सच है, ये सबसे बड़ा झूठ है। और साथ ही बताती है कि रिश्ता चाहे जो भी हो, उस पर आंख बंद करके भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। तो आइए उठाते हैं आज की केस फाइल से पर्दा। दोस्तों, इस केस फाइल के तार जुड़े हैं पुणे से। पुणे के अनगिनत परिवारों के बीच एक परिवार रहता था जिसका मुखिया था समीर पंजाब राव जाधव, जिसकी उम्र 42 साल है। समीर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। परिवार में 38 साल की पत्नी अंजलि थी, जिसके साथ समीर की 2017 में शादी हुई थी और जल्द ही दोनों के 2 बच्चे हो गए, जिन्होंने इनकी खुशियों को डबल कर दिया। फिलहाल इनका एक बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था और दूसरा 3री कक्षा में। इस परिवार में समीर के साथ उसकी माँ भी रहती थी, जो अंजलि के साथ एक बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह व्यवहार करती थी। क्योंकि अंजलि एक तरफ तो घर की, बच्चों की और सास की जिम्मेदारी उठा रही थी, दूसरी तरफ समीर की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए टीचिंग भी किया करती थी, जबकि समीर वेल्डिंग का काम करता था। लेकिन 26 अक्टूबर को इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई और पल भर में सब कुछ तितर बितर हो गया। दरअसल 28 अक्टूबर 2025 को समीर घबराते हुए वारजे मालवाड़ी पुलिस स्टेशन जाता है और थाने के कोने में जाकर चुपचाप बैठकर रोने लगता है। उसकी आंखों से बेशुमार आंसू बह रहे थे। जुबान पर किसी गहरे सदमे ने चुप्पी लगा दी थी। ये देखकर थाने में मौजूद एक शख्स समीर के पास आता है और उससे रोने की वजह पूछता है, लेकिन समीर कुछ भी कह नहीं पाता, वो बस रोता ही रहता है। इस पर वो शख्स उसे तसल्ली देते हुए पुलिस वालों को सब सच बताने को कहता है, क्योंकि इस तरह रोने से कोई हल निकलने वाला नहीं था। इस बीच एक पुलिस ऑफिसर की नजर भी समीर पर पड़ जाती है और वो उसे यूं परेशान देखकर उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे शांत करते हुए पूरी बात बताने को कहते हैं। थोड़ी हिम्मत मिलने पर समीर पुलिस ऑफिसर को बताता है कि 26 अक्टूबर 2025 के दोपहर के वक्त करीब 2:15 के बाद से उसकी बीवी कहीं गायब है। ना तो वो कुछ बताकर गई है और ना ही लौटकर वापस आई है। उसने अंजलि के हर दोस्त और हर रिश्तेदार से उसकी जानकारी ली, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। समीर अपनी पारिवारिक स्थिति बताते हुए कहता है कि घर पर बूढ़ी माँ है, 2 छोटे बच्चे हैं, जो अंजलि के इस तरह गायब होने से बहुत ज्यादा परेशान है। समीर पुलिस वालों से अंजलि को जल्द से जल्द ढूंढने की गुजारिश करता है। पुलिस भी मामले की गंभीरता को देखते हुए समीर के कहने पर अंजलि के नाम की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करती है। हालांकि रिपोर्ट लिखने से लेकर मामले की पृष्ठभूमि समझने तक में पुलिस ने बहुत दिलचस्पी दिखाई, लेकिन फिर जांच में कोई तेजी नहीं दिखाई जाती। खैर, सरसरी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस समीर से 26 अक्टूबर के बारे में सवाल जवाब करती है, जिस पर समीर बताता है कि दोपहर के करीब 2:15 का टाइम था जिस वक्त एक घटना हुई। मैंने उसे आखिरी बार श्रीराम मिसल हाउस के गोगलवाड़ी में देखा था, जहां वो सिंधेवाड़ी के आसपास नजर आई थी। उसके बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गई। उसके बाद ना तो अंजलि घर आई और ना ही कहीं दिखाई दी, मानो उसे या तो जमीन निगल गई हो या फिर आसमान खा गया हो। ये सब सुनकर पुलिस अब उस इलाके के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करती है जहां अंजलि गायब हुई थी। इस पुलिस स्टेशन का नाम था राजगढ़ पुलिस स्टेशन, क्योंकि इलाके के हिसाब से इस केस की जांच पड़ताल का जिम्मा इसी पुलिस स्टेशन के कंधों पर था। लेकिन समीर गलती से वारजे थाने में पहुंच गया। खैर, वारजे पुलिस ने अपना पल्ला ना झाड़ते हुए राजगढ़ पुलिस के साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करने का बीड़ा उठाया और जांच पड़ताल शुरू हो गई। हालांकि शुरुआत में तो सभी पुलिस वाले काफी एक्टिव मोड में थे, लेकिन धीरे धीरे इनका जोश कम होता गया और अंजलि को ढूंढने में ढिलाई बरती जाने लगी। लेकिन समीर अपनी पत्नी को जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था, इसलिए वो अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को सुबह सवेरे ही फिर से पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और सवाल करता है, क्या मेरी बीवी का कुछ पता चला? इस पर पुलिस ऑफिसर उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि हमारी टीम अंजलि को ढूंढने में जुटी हुई है, तुम बेफिक्र होकर घर चले जाओ, जैसी कुछ खैर खबर मिलेगी तो तुम तक पहुंचा दी जाएगी। ये जवाब सुनकर समीर थोड़ा मायूस तो हुआ, लेकिन दिल में उम्मीद लिए खामोशी से घर लौट गया। इस तरह 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता रहा, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता है कि पुलिस अंजलि को ढूंढने में लगी है, जैसे ही जानकारी मिलेगी बता दिया जाएगा। इस जवाब को सुनते सुनते अब कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन ना तो पुलिस की नाकाम मेहनत रंग लाती है और ना ही अंजलि कहीं दिखाई देती है। ऐसा पहली बार हुआ था
जब अंजलि किसी को बिना बताए इस तरह से गायब हो गई थी। एक जिम्मेदार बहू, पत्नी और माँ होने के नाते उसने ना तो कभी अपने परिवार को तन्हा छोड़ा था और ना ही उसने कभी मुंह मोड़ा था। इसलिए सास से लेकर बच्चे और आस पड़ोस के लोग भी उसके गायब होने से बहुत हैरान थे। जबकि समीर की तो थाने में चक्कर लगा लगा के हिम्मत ही टूट चुकी थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि अंजलि की 7 परतों में छुपी सच्चाई बाहर निकलनी शुरू हो गई। एक दिन उम्मीद भरी नजरों से समीर दोबारा पुलिस स्टेशन जाता है और वहां फिर से अंजलि की पूछताछ करने लगता है। इतने में पुलिस स्टेशन के डीसीपी संभाजी भी आ जाते हैं और समीर की बातचीत सुनने लगते हैं। समीर अपनी पत्नी को लेकर काफी फिक्रमंद था और समीर की यह दुखदायक हालत देखकर डीसीपी को भी उस पर बहुत तरस आता है और वो मीटिंग को कुछ देर के लिए होल्ड करके सबसे पहले समीर को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। समीर फिर से वही पुरानी कहानी डीसीपी साहब को सुनाना शुरू कर देता है कि 26 अक्टूबर 2025 की दोपहर 2:15 से उसकी पत्नी, जिसका नाम अंजलि है, वो गायब है और राजगढ़ थाना क्षेत्र की एक जगह है, वहां पर उसे आखिरी बार देखा गया था। समीर का बयान बहुत ही सटीक था और उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, लेकिन शब्दों में कुछ अजीब चीज थी जो डीसीपी साहब को समीर पर शक करने पर मजबूर कर रही थी। दरअसल जब डीसीपी साहब ने समीर का बयान सुना था तो वो कुछ अलग था, लेकिन जब खुद सुना तो उसमें काफी फर्क महसूस हुआ। हालांकि दोनों ही बातों में कुछ ही मिनट का फर्क था, ऐसे में बात भूलने का तो सवाल ही नहीं था। यही बात डीसीपी साहब को काफी अजीब लगती है, लेकिन फिर वो भी समीर को तसल्ली देते हुए पानी पिलाते हैं और उसे कुछ देर ऑफिस से बाहर थाने में ही बैठने को कहते हैं और थोड़ी देर बाद वापस आने का ऑर्डर देते हैं। समीर भी कैबिन से निकलकर बाहर बैठ जाता है और 10 से 15 मिनट के बाद डीसीपी साहब उसे फिर से कैबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि उस वक्त मैं थोड़ा काम में बिजी था, इसलिए कुछ समझ नहीं पाया, अब पूरी बात डिटेल से बताओ। ये सुनकर समीर फिर से वही 26 अक्टूबर की पूरी कहानी एक सांस में सुना देता है और इस बार भी डीसीपी साहब ये महसूस करते हैं कि कुछ देर पहले जो बातें समीर ने बोली थी वो इस बार के बयान से बहुत अलग हैं। दरअसल डीसीपी ने समीर को इसलिए कुछ देर बैठने को कहा था ताकि वो देख सके कि क्या सच में समीर से कुछ गलती हुई थी या फिर वो बयानों में असल में हेरा फेरी कर रहा है। शक की सुई अब समीर पर थी, इसलिए डीसीपी साहब पुलिस ऑफिसर को समीर की कुंडली खंगालने को कहते हैं। साथ ही अपना शक जाहिर करते हुए कहते हैं कि हो सकता है पत्नी के गायब होने के पीछे समीर का ही हाथ छुपा हो। डीसीपी साहब का ऑर्डर मिलने के बाद पुलिस बल सबसे पहले समीर से पूछताछ करता है ताकि उससे सच का पता लगाया जा सके, लेकिन पुलिस का ये शक भरा बर्ताव देखकर समीर खुद को बेकसूर बताते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो खुद अपनी पत्नी को तलाश रहा हूँ। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर अब पुख्ता यकीन नहीं था, इसलिए पुलिस अपना सख्त लहजा इख्तियार कर जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो समीर का झूठ डर के पसीने में बहकर बाहर आ जाता है और रट्टू तोते की तरह सच्चाई उगल देता है। समीर बताता है कि उसकी पत्नी अंजलि हैदराबाद के उसके दोस्त से अवैध संबंध में लिप्त थी, हर रोज उससे चैटिंग करती थी और यही बात समीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हालांकि पहले उसने कई बार अंजलि को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उसकी एक नहीं सुनी। ये देखकर समीर भी समझ गया कि वो अब उसके काबू में नहीं आएगी, इसलिए बेहतर है कि उसे रास्ते से ही हटा दिया जाए। इसी सोच के साथ उसने एक खौफनाक प्लान बनाया। कुछ समय पहले ही समीर ने अपने घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर यानी गोगलपाड़ी में गोदाम किराए पर लिया था, जिसके किराए के रूप में वो हर महीने 18,000 रुपए देता था। इस गोदाम में उसका माल और सामान सब कुछ रखा हुआ था और आगे जाकर यही गोदाम अंजलि के लिए मुर्दा घर बन गया, जबकि एक भट्टी उसकी चिता। समीर का प्लान था कि वो उसे भट्टी में जलाकर मार देगा और उससे जुड़ा हर सबूत आग के हवाले कर देगा। इसलिए वो एक बहुत बड़ी भट्टी बनाता है जिसमें एक इंसान का शरीर आराम से आ सकता था। इस भट्टी को बनाने में समीर को 1 महीने का वक्त लग जाता है। सभी तैयारियां करने के बाद अब आती है 26 अक्टूबर 2025 की तारीख। सुबह सुबह समीर अपनी पत्नी अंजलि से कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें अपना गोदाम दिखा कर लाता हूँ, इस बहाने कुछ अच्छा वक्त भी गुजार लेंगे। ये सुनकर अंजलि भी तुरंत राजी हो जाती है और दोनों मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर नवले ब्रिज को पार कर खेत शिवपुर पहुंच जाते हैं और वहां स्ट्रीट फूड के रूप में भेलपूरी लेते हैं, लेकिन उसे खाते नहीं हैं बल्कि पैक करवाते हैं। इसके बाद ये दोनों भेलपूरी लेकर गोदाम की तरफ निकल पड़ते हैं और वहां सुकून से बैठकर बातें करते हुए भेलपूरी खाते हैं। इस गोदाम में उनके अलावा और कोई नहीं था और इसी बात का फायदा समीर उठाता है और मौका मिलते ही अंजलि पर हमला करके उसका गला पकड़ लेता है और तब तक उसका गला दबाए रखता है जब तक कि अंजलि की सांसें नहीं रुक जाती।
महज 10 मिनट बाद ही अंजलि के प्राण उसके शरीर का साथ छोड़ देते हैं। जब समीर को यह कंफर्म हो जाता है कि अब अंजलि पूरी तरह से मर चुकी है, तो फिर वो उसके शरीर को बनाई गई भट्टी में रखता है और ऊपर से ईंधन, ऑयल वगैरह डालकर उसे आग के हवाले कर देता है। उसने भट्टी को एक चिता की तरह सजाया था, लकड़ियों की तरह ईंधन रखा और फिर उस पर अंजलि की बॉडी को रख दिया। और जब तक अंजलि की बॉडी पूरी तरह से जलकर राख नहीं हो गई, तब तक वो वहां पर खड़ा रहा। फिर वो अगले दिन यानी 27 अक्टूबर को पास में बहने वाली एक नदी के पास जाता है और अपने साथ लाई गई अंजलि की बॉडी की राख और कुछ हड्डियां उसमें बहा देता है, जबकि भट्टी में इस्तेमाल होने वाले हर छोटे से छोटे सामान को भी दूर दराज एरिया में फेंक देता है, ताकि गलती से भी पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिल सके। इसी तरह समीर ने लोहे की भट्टी का भी नामो निशान मिटाने के लिए उसे गोदाम से बाहर निकाल दिया और एक कबाड़े वाले को ले जाकर बेच दिया। साथ ही ये बहाना बनाया कि ये भट्टी उसके किसी काम की नहीं है, इसलिए जो पैसे वो देगा समीर उसे खामोशी से ले लेगा, क्योंकि उसका मकसद भट्टी बेचकर पैसे कमाना नहीं था, बल्कि भट्टी बेचकर अपना गुनाह छुपाना था। और इस शातिर प्लानिंग की नींव बनी थी दृश्यम मूवी। जी हाँ, समीर ने खुद पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार दृश्यम मूवी देखी थी। और जिस तरह 2 अक्टूबर का राग अजय देवगन अलापता है, ठीक उसी तरह समीर भी 26 अक्टूबर की कहानी का बढ़िया तरीके से रट्टा मार लेता है। पर वो कहते हैं ना, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है और अनाड़ी अनाड़ी। समीर ने रट्टा तो लगा लिया था, लेकिन हर बार वो एक ही बात एक जैसे शब्दों में बयान नहीं कर पाया। हर बयान में उसके कुछ न कुछ पहले वाले बयान से अलग था, और यही बात पुलिस ने नोटिस कर ली। समीर ने न सिर्फ पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी, बल्कि अपने परिवार को भी धोखे में रखा था। जब वो अंजलि को मारकर घर गया तो उसने ऐसा दिखावा किया कि जैसे वो अंजलि के साथ नहीं था, और जब घर आया तो उसे अंजलि नहीं दिखी, इसलिए वो शोर मचाने लगा। आस पड़ोस में उसके बारे में पूछताछ करने लगा। करीबी रिश्तेदारों को फोन मिलाकर उनसे अंजलि के बारे में पूछा, लेकिन चारों तरफ से निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद उसने 28 अक्टूबर को पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी, ताकि चाहकर भी पुलिस का शक उस पर ना जाए। लेकिन पुलिस ने न सिर्फ समीर की चालबाज हरकतों को भांप लिया, बल्कि सीसीटीवी कैमरों में कैद सबूत को भी देख लिया। दरअसल आखिरी बार अंजलि समीर के साथ ही कैमरे में कैद हुई थी, इसलिए पुलिस का निशाना समीर ही था। समीर ने पुलिस को घुमाने की बहुत कोशिश की और अंजलि के फोन से अपने दोस्त को मैसेज करके प्यार भरी बातें भी की, और दोस्त का फोन भी उसी के पास था। यानी अंजलि और समीर के दोस्त का फोन समीर ने अपने पास रखा था। खुद ही दोनों मोबाइल से एक दूसरे को मैसेज कर रहा था, ताकि पुलिस को दिखा सके कि दोनों का अवैध संबंध था। लेकिन जब पुलिस ने सच्चाई खंगाली तो खुलासा हुआ कि ये प्यार भरी बातें अंजलि ने नहीं, बल्कि समीर ने लिखी थी, ताकि वो न सिर्फ अपना गुनाह छुपा सके, बल्कि अपने अवैध संबंध को भी छुपा कर रख सके। जी हाँ, अंजलि के किरदार पर लांछन लगाने वाला समीर का ही किरदार दागदार था। वो एक महिला के साथ अफेयर चला रहा था, और इस बात का पता जब अंजलि को लगा तो परिवार में लड़ाई झगड़ा रहने लगा। लेकिन समीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने अपना अवैध संबंध जारी रखा और अंजलि को रास्ते से हटाने के लिए उसे बेरहमी से मार दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। बस यही समीर के साथ हुआ। इस वक्त समीर पुलिस के शिकंजे में है और उस पर कार्रवाई चल रही है। साथ ही पूछताछ की जा रही है, जिससे पता चल सके कि समीर ने यह काम अकेले किया या फिर उसका कोई साथी भी था। वेल, आपको क्या लगता है, समीर जैसे गद्दार इंसान को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।